UP21 क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज प्रैक्टिस सेट 9 की बात करने वाले हैं। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं भाई। तो पीछे की जो वीडियो है एक बार उन्हें देखते रहें, जिससे तुम्हारी तैयारी अच्छी होती रहे। और भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एक बार देख। चलिए भाई क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाई पहला क्वेश्चन क्या है भाई? तो भाई पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2032 में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये ध्यान रखना, आगामी ओलंपिक की बात हो रही है। तो पीछे ओलंपिक में मैंने बताया होगा भाई 2024 में जो ओलंपिक होगा वो फ्रांस के पेरिस में होगा। फिर 2028 में मैंने बताया होगा लॉस एंजल्स USA। और 2032 में जो होगा वो 35वां संस्करण होगा। और ये 35वां जो संस्करण होगा वो होगा भैया ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन में 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगर इससे पहले बात करें तो 2 बार ऑस्ट्रेलिया जो है मेजबानी कर चुका। तो इस बार जो 2032 में जो ओलंपिक होगा ये ऑस्ट्रेलिया में मतलब तीसरी बार होगा। अब इससे पहले जो ओलंपिक है भाई एक 1956 का मेलबर्न ओलंपिक। तो ये भी भारतीय टीम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है भैया। मेलबर्न ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है भैया 1956 का ओलंपिक। अब ये भारतीय टीम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम का मतलब सबसे प्रदर्शन रहा था। और यहाँ पर जो रही थी भारतीय फुटबॉल टीम चौथे स्थान पर रही। पूछा जाता है भाई कौन से ओलंपिक में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही? तो तो हमारा आंसर होगा मेलबर्न ओलंपिक आंसर होगा 1956 में हुआ। और इस समय जो भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच थे भाई, तो कोच की बात करें सैयद अब्दुल रहीम कोच थे भाई। इस समय सैयद अब्दुल रहीम के संरक्षण में भारतीय टीम कितने स्थान पर रही? चौथे स्थान पर रही। सैयद अब्दुल रहीम। तो ये ओलंपिक पूछा जाता है भाई पेपर में। और 1951 का जो भारत में एशियन गेम्स हुआ था पहला दिल्ली में, वहाँ पर भारतीय फुटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और उस समय भी कौन कोच थे भाई? सैयद अब्दुल रहीम थे भाई। फिर अगर दूसरी बार बात करें ऑस्ट्रेलिया में जो ओलंपिक हुआ है वो हुआ है भैया 2000 सिडनी ओलंपिक। 2000 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ओलंपिक होता है भाई। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नाम आता है सिडनी ओलंपिक को लेकर। इसमें जो है कर्णम मल्लेश्वरी का नाम बहुत आता है। सिडनी ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी कौन भाई? कर्णम मल्लेश्वरी, जिनका जो संबंध किससे भैया? सिडनी ओलंपिक से है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो कि एक क्या भाई भारत तोलन है, आंध्र प्रदेश जिले से बिलोंग करती है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं। और इनका संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है भाई। भारोत्तोलन से संबंधित है भाई। और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक। और लिखेंगे भाई यहाँ पर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है भाई, जिन्होंने कौन से ओलंपिक में जीता भाई? सिडनी 2000 के ओलंपिक में इन्होंने ये कारनामा किया था। और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और कौन सा पदक जीता है भैया? कांस्य पदक जीता है कर्णम मल्लेश्वरी। और इनका खेल जो है वेट लिफ्टिंग से है भाई, कांस्य पदक।
अब इनके कुछ पुरस्कार पूछ, लेकिन इनका एक उपनाम है भाई, इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कर्णम किसे आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है? द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? कर्णम मल्लेश्वरी को जाना जाता है। द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी। अब इनके कुछ पुरस्कार पूछे जाते हैं भाई पेपर में। अगर पुरस्कार की बात करें तो इन्हें कौन कौन से मिले भाई? अर्जुन पुरस्कार भी मिला है भाई इन्हें, अर्जुन पुरस्कार इन्हें मिला है भाई 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है भाई। 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार। फिर खेल रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला, खेल रत्न मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला है। खेल रत्न पाने वाली पहली महिला कौन है भाई? कर्णम मल्लेश्वर। पाने वाली पहली महिला कौन है भाई? कर्णम मल्लेश्वरी। अब इन्हें मिला है ये 1995 में मिला है। एक इनका पद्मश्री बहुत पूछा जाता है, पद्मश्री इन्हें मिला है भाई 1999 में इन्हें मिला है पद्मश्री भाई 1999 में पद्म। और ये इनके 3 पुरस्कार ध्यान रखने हैं भाई। अर्जुन पुरस्कार 1994, खेल रत्न पाने वाली पहली महिला 1995 में मिला भैया कर्णम मल्लेश्वरी, पद्मश्री 1999। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं भाई, ध्यान रखना। आगे जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा भैया ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। अब देखो अमेरिका में भी क्या होंगे भैया? ओलंपिक्स होंगे। और अमेरिका में कौन से होंगे भैया? 34वें ओलंपिक्स का आयोजन होगा। और अमेरिका के किस में होगा भैया? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स यूएसए में होंगे भैया 2028 में होंगे ये। अब इससे पीछे जो होंगे भैया ये होंगे 33वें जो होंगे भैया 2024 में। कहाँ पर होंगे? फ्रांस के पेरिस में होंगे। 32वें जो कहाँ पर आयोजित किए गए भैया 2020 में? जापान के टोक्यो में। ये 2020 में आयोजित किए गए। तो 2020, 24, 28, 32 बार इस क्वेश्चन से हमने सारे कवर कर लिए। तो इसमें जो क्वेश्चन का आंसर होगा भैया ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। तो भी ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, एंथूरियम महोत्सव किसानों, फूल और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। एंथूरियम महोत्सव ये मनाया जाता है भैया, मिजोरम का त्यौहार है। और एक फूल के नाम पर इसका नाम पड़ा एंथूरियम। तो फूल के नाम पर इसका नाम पड़ा एंथूरियम। अब अरुणाचल प्रदेश के मैं बता चुका हूँ भाई। तेलंगाना, अब देखो तेलंगाना के फेस्टिवल, एक तो बथुकम्मा, आगे क्वेश्चन भी है इससे, बथुकम्मा है तेलंगाना का भैया। बोनालू फेस्टिवल, और एक हमारा हो जाता मेदारम जात्रा या जतारा। ये किसके होंगे भैया? ये होंगे हमारे तेलंगाना। असम की बात करें तो असम में कौन कौन से होते हैं? देखो एक असम में होता है अम्बुबाची, असम में एक होता है अम्बुबाची। असम में एक होता है भैया बिहू, असम में बिहू। एक असम में होता है भैया रोंगकर फेस्टिवल। एक असम में होता है भैया माजुली फेस्टिवल। तो धीरे धीरे फेस्टिवल करते चलेंगे, इनकी विशेषताओं से आगे क्वेश्चन भी लेंगे। तो अभी असम में और तेलंगाना में इतने ही ध्यान रखने हैं भाई। अभी इनके नाम याद रखने, फिर आगे जो मैं इनकी विशेषताओं से क्वेश्चन जो बनेंगे उन्हें बताऊंगा भाई। अरुणाचल प्रदेश के कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा एंथोरियम फेस्टिवल मिजोरम का है भाई। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, बथुकम्मा महोत्सव के संबंध में कौन से कथन असत्य हैं? एमटीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई।
तो ऐसे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे भाई, जो भी मतलब देख रहे हैं भाई अच्छे से क्लास को देखते रहे भाई, पूरी लास्ट तक क्लास देखें। तो इसका जब क्लास देखने के बाद तुम्हें पेपर में इसका रिजल्ट भी दिखेगा भाई। तो ये क्लासें बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं, ये क्लासें तुम्हारी ज़िंदगी बदल देंगी भाई। इन क्लास को लास्ट तक देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं भाई हर प्रैक्टिस सेट में। तो कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, तो सारे क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिलेंगे। ये त्यौहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है भाई। बथुकम्मा का अर्थ देवी माँ जीवित हो जाए, रंग बिरंगे फूलों का उत्सव है। इससे फ्लावर ऑफ फेस्टिवल, फूलों का त्योहार भी कहा जाता है भाई। फ्लावर ऑफ फेस्टिवल किसे कहा जाता है भैया? बथुकम्मा को कहा जाता है भैया, फूलों का त्योहार कहा जाता है। ये भी बात सही है। यह त्यौहार सितंबर या अक्टूबर के दौरान दशहरे से पहले 9 दिन तक मनाया जाता है, ये वाला भी सही है। इस त्यौहार के दौरान पुरुष फूलों के गुच्छों के चारों ओर नाचते और गाते हैं, ये वाली बात गलत है। अब इसमें ध्यान रखना कौन सी देवी की पूजा की जाती है? महागौरी देवी की पूजा होती है इसमें, महागौरी देवी की पूजा, महागौरी देवी की पूजा की जाती है बथुकम्मा फेस्टिवल में। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए भाई, एक ही क्वेश्चन में हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए। तो बथुकम्मा फेस्टिवल से जो होगा चौथा वाला स्टेटमेंट गलत होगा। अब मैं बताता हूँ, एक बथुकम्मा के बाद एक आता है बोनालू फेस्टिवल, बोनालू। अब ये मनाया जाएगा भैया बोनालू फेस्टिवल आषाढ़ माह में मनाया जाता है भाई, आषाढ़ माह। कौन सी देवी के लिए भैया? महाकाली। तो महाकाली देवी को समर्पित है, पूछा जाता है कौन सा तेलंगाना का त्योहार महाकाली देवी को समर्पित है? बोनालू फेस्टिवल आषाढ़ में मनाया जाता है। फिर एक फेस्टिवल तुम्हारा आता है मेदरम जत्रा या जतारा, जतारा। अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिन पूछे गए, ये कितने दिन मनाया जाता है? 4 दिन के लिए मनाया जाता है। ये फरवरी माह में होता है, फरवरी माह माघ पूर्णिमा से ये फेस्टिवल होगा। और ये जनजाति कौन सी है भैया? इसके लिए मेदराम के लिए कोया जनजाति द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है भाई। कौन सी जनजाति द्वारा? कोया जनजाति द्वारा। तो कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है कौन सा? मेदराम जतारा, 4 दिन के लिए मनाया था, फरवरी मंथ में होगा और कोया जनजाति के द्वारा। तो ये तेलंगाना की फेस्टिवल, हमने 3 फेस्टिवलों के बारे में देखा, तो यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, शतरंज के वर्गाकार खानों की 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? बिशप, फाइल, रैंक या पॉन। तो शतरंज के बारे में भी डिस्कस करते चल रहे हैं हम, सेटों में ज़्यादा तो इसको रैंक बोला जाता है। शतरंज में जो 36 पंक्तियां होती हैं उन्हें बोला जाता है भैया रैंक बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूतीय हिंद कहा जाता है और कव्वाली गायन का जनक भी कहा जाता है? तो बहुत ही अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, देखेंगे भाई क्या कह रहा है ये। पुरंदरदास, अगर पुरंदरदास को लेकर बात करें, कर्नाटक संगीत का पितामह, बहुत पूछा जाता है भाई, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है भैया? पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है भैया? पुरंदरदास को कहा जाता है। अब इसका जो आंसर होगा अमीर खुसरो होगा। मियां तानसेन, अगर तानसेन की बात करें तो अकबर के दरबार में रहने वाले संगीतकार, ये अकबर के दरबार में रहने वाले संगीतकार कौन थे? मियां तानसेन। अकबर के दरबार में रहते थे कोई तानसेन। तंजौर बाला सरस्वती, इन्हें कहा जाता है भरतनाट्यम की साम्राज्ञी या भरतनाट्यम की रानी कहा जाता है भैया। तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम की साम्राज्ञी किसे बोला जाता है भैया? तंजौर टी वाला सरस्वती को कहा जाता है। तो अमीर खुसरो के बारे में मैंने बहुत सारे पॉइंट तुम्हें बताए होंगे, पिछली क्लासों में तुम देख रहे होगे। यहाँ पर जो आंसर है ये अमीर खुसरो आंसर होगा। तो इनसे अलग जो 3-4 पॉइंट बताए उन्हें भी ध्यान रखते चलेंगे भाई। आगे क्वेश्चन नंबर 8,
फिल्म उपकार 1967 के प्रसिद्ध गीत मेरे देश की धरती सोना उंगले के गायक कौन थे? तो पीछे मैंने प्रैक्टिस सेट करवाए होंगे, वहां पर बताया होगा। ये जो गाना है भैया किसने गाया? महेंद्र कपूर ने गाया। और फिल्म कौन सी है भैया हमारी? उपकार फिल्म का गाना है। और कब आई थी? 1967 में आई थी। तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा। तो मतलब एक तरीके से पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं भाई इसमें। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है भाई? तो 2023 एमटीएस में पूछा जा चुका है भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो नाबार्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान करो। नाबार्ड का गठन समिति नाबार्ड का गठन शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था भाई। कब किया गया था भैया? 12 जुलाई 1982। तो इसमें बोला है भैया नाबार्ड 1980 में अस्तित्व में आया था। ये दूसरा वाला पॉइंट तो गलत है यहाँ पर। कब आया था भैया नाबार्ड? 12 जुलाई 1982। तो पीछे प्रैक्टिस सेट में मैंने बहुत बातें बताई होंगी नाबार्ड से, वहीं से क्वेश्चन है। इसे 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित किया गया। सही है भाई। नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है भैया? 99%। तो इसमें हमारा दूसरा वाला गलत है। पूछा क्या गया भैया? सत्य पूछा गया। तो इसमें पहला वाला सही है हमारा, तीसरा सही है और 4। तो 1 3 4 सही है। तो इसका जो आंसर होगा भाई बी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा आंसर होगा? बी वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखो अगला भाई। चपचार कूट राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन के कठिन कार्य यानी जंगल साफ करने, जलने के अवशेषों को साफ करना के पूरा होने के बाद मार्च माह के दौरान मनाया था। ये मार्च माह के दौरान। तो मिजोरम के मैंने फेस्टिवल बताए होंगे, तो मैं अरुणाचल प्रदेश के भी बताए होंगे भाई। पिछली क्लासों में तेलंगाना के भी कर चुके हैं, मिजोरम के भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने हैं भाई। अगर आंध्र प्रदेश के देखो, ये आंध्र प्रदेश के अगर फेस्टिवल की बात करें तो एक आंध्र प्रदेश का नया न्यू ईयर है नववर्ष, उगादी। एक यहाँ से पूछा जाता है पेडू पाडुंगा। पूछा गया है 2023 में कि किस राज्य में मकर संक्रांति को पेडू पाडुंगा के रूप में मनाया था? आंध्र प्रदेश। एक फेस्टिवल और आता है यहाँ पर तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव। तो ये ध्यान रखेंगे भाई। तो इनकी जो विशेषताएं होंगी वो आगे सेट में हम करते चलेंगे। तो ये चापचार कूट कहाँ का भैया? मिजोरम का। तो ये जितने भी स्टेट के मैं नृत्य करवा रहा हूँ इनकी विशेषताओं से आगे तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बार बार रिवीजन करते चलेंगे भाई। जैसे ही आगे क्वेश्चन आएगा तो एकदम आंसर आना चाहिए हमारा भाई कि ये उस राज्य का फेस्टिवल है। के संरक्षण में भारतीय फुटबॉल टीम ने 1951 के एशियाई खेल, अब 1951 का जो एशियाई खेल एशियन गेम्स जो हुआ था भैया, ये दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। इसमें भारतीय मतलब फुटबॉल टीम ने क्या जीता भैया? स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण पदक। और 1956 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही। एसएससी जेईई 2022 में पूछा गया, मैं पीछे अभी बता चुका हूँ भाई। मेजर ध्यानचंद। तो इसका जो आंसर होगा सैयद अब्दुल रहीम थे भाई। कोच कौन थे भैया? सैयद अब्दुल रहीम। अगर यहाँ पर बात करें मेजर ध्यानचंद, तो इनका नाम जुड़ा है भैया 1936 बर्लिन ओलंपिक। 1936 के बर्लिन ओलंपिक से जुड़े हुए हैं कौन भैया? बर्लिन ओलंपिक में ये थे हॉकी टीम के कप्तान। तो पूछा जाता मेजर ध्यानचंद किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? तो बर्लिन ओलंपिक होगा, 1936 का होगा। तो इनके बारे में ये ध्यान रखना है भाई। जयपाल मुंडा भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान है भाई। भारतीय हॉकी टीम के कौन से पहले कप्तान? और पहले कप्तान की बात करें भाई तो इनके लिए जो ओलंपिक है मतलब 1928 में गई थी भारतीय हॉकी टीम पहली बार। और 1928 में जो ओलंपिक था वो एम्स्टर्डम ओलंपिक है। कौन सा? एम्स्टर्डम ओलंपिक। यहाँ पर ये भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे भाई।
तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी आ चुका है भाई। हॉकी टीम के पहले कैप्टन कौन थे भैया? जयपाल मुंडा। हॉकी टीम के प्रथम कप्तान कौन है भैया? जयपाल मुंडा। अगर पुरमा बनर्जी की कर करें, प्रथम भारतीय ओलंपिक ध्वजवाहक, ओलंपिक में प्रथम भारतीय ध्वजवाहक कौन है भैया? पुरमा बनर्जी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है पेपर में। ओलंपिक में प्रथम भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पुरमा बनर्जी। और इनका ओलंपिक है 1920 का एंटवर्प ओलंपिक। और कहाँ पर है एंटवर्प? ये पड़ेगा बेल्जियम। एंटवर्प ओलंपिक बेल्जियम पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन से हमें 3 और नए पॉइंट सीखने को मिले। इस क्वेश्चन से हमें 3 नए पॉइंट और सीखने को मिले भाई। मेजर ध्यानचंद को लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद किस वर्ष कौन से ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? तो बर्लिन ओलंपिक था भैया। जयपाल मुंडा ये भारतीय ओलंपिक टीम मतलब भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान है भैया। 1928 में गई थी पहली बार ओलंपिक में हॉकी टीम। एम्स्टर्डम ओलंपिक में कप्तान रहे थे। पुरमा बनर्जी ये ओलंपिक में प्रथम भारतीय ध्वजवाहक कब का भैया? 1920 में जब भारतीय दल गया था ओलंपिक, उस समय ये कौन थे भैया? ध्वजवाहक थे भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। कल फिर नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए भाई जय हिंद जय भारत। एक क्वेश्चन छोड़ दिया हूँ। एक क्वेश्चन